जैसा कि आपने अभी बताया मिशन हॉस्पिटल पेशावर के बारे में, काफ़ी टाइम से पिछले 2-3 हफ्तों से मेरे कानों तक कुछ बातें आ रही थी। कलीसिया के कुछ लोग थे, कुछ हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ थे, कुछ डाइसिस के एम्प्लॉयज़ थे, जो कि मतलब बात इस टाइप की थी कि मिशन हॉस्पिटल पेशावर जो है उसको या तो कमर्शलाइज़ कर दिया गया है, या उसको किया जा खुदा न खास्ता बेच रहे हैं, या उसको किराए पे दे दिया है, या ठेके पे दे दिया है, या लीज़ पे दे दिया है। तो मतलब 5-6 रिपोर्टें मिक्स होके मेरे कानों तक आ रही थी, तो कन्फ्यूजन का शिकार था मैं खुद भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनील मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग ऑफिशियल। मेरे साथ आज जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। इन्होंने हमेशा हक़ की आवाज़ बुलंद की है, चाहे कहीं भी जुल्म हो रहा है मसीह कौम पर, चाहे कोई प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, किसी भी जगह पर दानियाल भाई की जब भी ज़रूरत पड़ी है, दानियाल भाई ने हमेशा हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी और शहर में भी जुल्म हो रहा है, और दानियाल भाई ने हमेशा आवाज़ उठाई है और आपने हमेशा से सोशल मीडिया पर एक्टिव देखा है। अ, अब चंद रोज़ पहले नाजरीन व्हाट्सएप ग्रुप में एक पिक्चर्स अपलोड की गई और उसके नीचे एक तहरीक लिखी गई, और उसमें मिशन हॉस्पिटल के बारे में लिखा गया था। हमने उस पर व्लॉग भी किया। हमने उस पर आपको बताया कि क्या मामलात चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे दानियाल भाई और नवीद आसफ़, डॉक्टर नवीद आसफ़ जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उनके दरमियान क्या बातचीत हुई, क्या मिशन हॉस्पिटल कमर्शलाइज किया जा रहा है या हो गया है या बिक रहा है, या क्या ये सारे मामलात हैं, इसके पस मंज़र क्या है। क्योंकि दानियाल जमशेद साहब की उनके साथ बात हुई है। आज दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अनिल साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। दानियाल भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा शॉर्ट वक्त में हमें टाइम दिया। ये बात क्या है, मामलात क्या हैं, आपकी और नवीद साहब की जो बातचीत हुई है, इस पे ज़रा कौम को आगाह कर दीजिएगा। जी। सबसे पहले तो अनिल साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का बेहद शुक्रिया, जो कि मसीह कौम के जितने भी मसले मसाइल हैं, किसी भी नौइयत के हैं, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट करके तो ऊपर हुकूमती सतह पे भी आपने पेश किए और अदालती सतह पे भी आप लेके गए। और इस चीज़ के लिए हम खुदा की भी शुक्रगुजारी करते हैं आपके लिए कि आप खुदा ने आपको हिम्मत और ताकत दी, और खुदावंद इसी तरह आपको हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। जैसा कि आपने अभी बताया मिशन हॉस्पिटल पेशावर के बारे में, काफ़ी टाइम से पिछले 2-3 हफ्तों से मेरे कानों तक कुछ बातें आ रही थी। कलीसिया के कुछ लोग थे, कुछ हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ थे, कुछ डाइसिस के एम्प्लॉयज़ थे, जो कि मतलब बात इस टाइप की थी कि मिशन हॉस्पिटल पेशावर जो है उसको या तो कमर्शलाइज़ कर दिया गया है, या उसको किया जा खुदा न खास्ता बेच रहे हैं, या उसको किराए पे दे दिया है, या ठेके पे दे दिया है, या लीज़ पे दे दिया है। तो मतलब 5-6 रिपोर्टें मिक्स होके मेरे कानों तक आ रही थी, तो कन्फ्यूजन का शिकार था मैं खुद भी, और एक बेचैनी थी मेरे दिल में भी, क्योंकि ये इदारे तो हमारे हैं। ये तो हम सीना ठोक के ये कहते हैं कि हम मालिक हैं इन इदारों के, ये इदारे हमारे हैं। तो मैं चला गया। मैंने ये बेहतर समझा कि मैं बजाय इसके कि मैं ग्रुप्स में मैसेजेस करूं और मैं किसी और से पूछूं, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं क्यों ना जो अथॉरिटीज़ हैं मैं डायरेक्ट उन्हीं के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि असल में हकीकत क्या है, इन बातों के पीछे कितनी सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्या, ये बातें क्यों निकल रही हैं। खैर, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उनसे मैंने टाइम लिया, उनसे के साथ मैं बैठा, बड़े अच्छे माहौल में हमारी गपशप हुई। उनसे जब मैंने दरियाफ़्त किया, मैंने कि जी मेरे कानों तक कुछ बातें आई हैं हॉस्पिटल को लेके कि आप की जो हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हॉस्पिटल को कमर्शलाइज़ कर रही है, या बेच रही है, या किराए पे है। जो भी ये बात है आप हमें खुल के बताएं, क्योंकि मैं एज़ अ कलीसिया का मेंबर और इस प्रॉपर्टी का मालिक और मसीह अमलाक बचाओ तहरीक का एक कारकुन हूँ। मैं इस हवाले से आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सेटिस्फाई भी करेंगे, और जो हकीकत है आप मुझे वही बयान करेंगे। तो उन्होंने एग्री किया कि जी जो जैसी बात है, जो चल रहा है, मैं आपको वही एज़ इट इज़ मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि हॉस्पिटल चल नहीं रहा। अच्छा। हॉस्पिटल चल नहीं रहा, हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं वो हम पूरे नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें ये स्टेप लेना पड़ रहा है कि हम 3 से 5 साल के लिए इस हॉस्पिटल का कुछ हिस्सा जो है वो कमर्शलाइज कर रहे हैं। मैंने उनको कट किया बीच में, मैंने कहा जी हॉस्पिटल चल क्यों नहीं रहा। अच्छा।
किसकी नाअहली है, एडमिनिस्ट्रेशन फ्लॉज हैं इसमें, या लीडरशिप की गलतियां हैं, या क्या मामलात क्या हैं एक असल में। उनकी तरफ से बड़ा शॉर्टकट से एक जवाब आया। उन्होंने कहा कि दानियाल यहाँ पे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है। अच्छा। तो मैंने बड़ा एक गहरा सांस लिया और उनके साथ मैंने स्ट्रांगली एग्री किया इस चीज़ को कि जी आपकी बात 110% बिल्कुल ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक देखा जाए तो डायसिस ऑफ पेशावर में कोई भी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मेरिट की बात नहीं हुई, कभी भी यहाँ पे देखा जाए तो कैपेबिलिटी की बात नहीं हुई कभी भी। यहाँ पे हमेशा अपनों को नवाजा जाता है। रिश्तेदार हैं, मामे का बेटा, फूफी की बेटी, बस इसी तरह वो एक बांटने का सिस्टम है इनका। अपनी एक वो मेथड है, कैलकुलेशन है, जिसके हिसाब से ये सीटें भी बांट लेते हैं और सारा कुछ सिस्टम इनका चल रहा है। खैर मैंने उनसे कहा, मैंने कि जी अब इसका हल क्या है? राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब तो है नहीं है, और वो तो काफ़ी टाइम से नहीं है। तो अब इसका हल क्या है? इसका तो मतलब अगर तो ये ऐसे ही चलता रहा तो अगर आप इसको प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं या इसको आप कमर्शलाइज भी कर रहे हैं, तो ये तो उसके बावजूद ये फ्लॉज की वजह से ये तो दोबारा बंद होने के दहाने पे आ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं इसको संभाल लूँगा, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं संभालने की। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये स्टेप लिया है, अगर तो वाकई ही में ये बात है। अच्छा, इसमें एक और बात उन्होंने मुझे की कि लास्ट नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान केपी गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक लेटर वार्निंग लेटर एक मौसूल हुआ हॉस्पिटल को कि जी हमारे पास मिशन हॉस्पिटल के पास आईसीयू और सीसीयू की सहूलत मौजूद नहीं है। अच्छा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत किसी भी वक्त हमारा हॉस्पिटल बंद कर सकती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम आईसीयू सीसीयू बना सकें या कुछ और मशीनरी नहीं ला सकें, हॉस्पिटल को इस काबिल बना सकें कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे। मैंने कहा जी तो फिर अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि जी उन्होंने वही वाली बात है कि जी हमने इसको 3 से 5 साल के लिए कमर्शलाइज़ करना हमने ज़रूरी समझा कि लास्ट नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान केपी गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक लेटर वार्निंग लेटर एक मौसूल हुआ हॉस्पिटल को कि जी हमारे पास मिशन हॉस्पिटल के पास आईसीयू और सीसीयू की सहूलत मौजूद नहीं है। अच्छा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत किसी भी वक्त हमारा हॉस्पिटल बंद कर सकती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम आईसीयू सीसीयू बना सकें या कुछ और मशीनरी नहीं ला सकें, हॉस्पिटल को इस काबिल बना सकें कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे। मैंने कहा जी तो फिर अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि जी उन्होंने वही वाली बात है कि जी हमने इसको 3 से 5 साल के लिए कमर्शलाइज़ करना हमने ज़रूरी समझा। इसको 3 से 5 साल के लिए हम इसको कमर्शलाइज़ करेंगे और बाकी इसमें जो कोई डील्स हैं जो भी हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी किन ग्राउंड्स पे आपने डील की है और क्या उसमें डील में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें लिखी हुई हैं उसमें, हॉस्पिटल की बेहतरी कहाँ है, कौम के लिए क्या है, कुछ है नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी एग्रीमेंट नहीं हुआ। मैं बड़ा शॉक हुआ उस टाइम पे। ये उन्होंने कहा कि जी इसका हल यही है कि इसको 3 से 5 साल के लिए हम लोग इसको कमर्शलाइज़ करेंगे, इससे हम लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करके तो हम लोग हॉस्पिटल को स्टेबल करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप हॉस्पिटल के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, जो इदारा बंद हो चुका है ऑलमोस्ट उसको आप दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, आपको भी पता है, बाकी कौम को भी पता है कि हम लोग ऑलरेडी कैथेड्रल की प्रॉपर्टी को लेकर लड़ चुके हैं, अपना आप भी ख़राब किया है, धमकियां भी आई हैं, सब कुछ आया है, वो सारा कुछ भी हम फेस कर चुके हैं। उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ के भी इश्यूज़ चल रहे हैं, चलते रहते हैं। डायसिस ऑफ पेशावर की प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ अक्सर सामने आते हैं देखने को। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग अभी इस टाइम पे इस सिचुएशन में नहीं है कि हम किसी पे ट्रस्ट कर सकें अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर। उनका क्या जवाब? तो उन्होंने कहा कि जी एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने कि जी एग्रीमेंट के बिना कोई भी कैसे इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है। मैंने खुद जाके विज़िट किया वो जगह जो वो अपने लिए सेट कर रहे हैं। वहाँ पे कार्डियोलॉजी मशीनरीज भी आ चुकी हैं, वहाँ पे एक्सरे मशीन भी नई आ चुकी है, वहाँ पे आई थिंक अल्ट्रासाउंड के लिए भी नया सेटअप लग चुका है, और
वेंटिलेटर। वेंटिलेटर्स भी आ रहे हैं और ब्लड बैंक भी आ गया है और आईसीयू सीसीयू भी ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी थे जब मैं। आपका अंदाज़ा कितने की इन्वेस्टमेंट होगी? करोड़ों में अनिल साहब, करोड़ों में। करोड़ों में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो कोई भी शख्स, मैं कहता हूँ आजकल के दौर में सगा भाई भी अगर मेरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो मेरे साथ कुछ ना कुछ ब्लैक एंड वाइट में रिटर्न लाजमी करेगा, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बिजनेसमैन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करेगा तो डेफिनेटली वो उसके सामने उससे पहले वो एग्रीमेंट लाजमी करेगा। तो मैंने जब डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा जी एग्रीमेंट, तो उन्होंने कहा जी एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी फिर ये इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ये कैसे उन्होंने कर दी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी एग्रीमेंट तो हुआ, वह सिग्नेचर्स रहते हैं। एकदम से उन्होंने बात चेंज कर दी। मैंने कहा जी सिग्नेचर्स किसके रहते हैं, आपके रहते हैं या उनके रहते हैं? अच्छा, फिर क्या आंसर? तो बात उधर से फिर गोलमोल हो गई, बात घुमा दी गई। अच्छा जी सिग्नेचर वाली बात साइड पे हो गई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्लियर कट है हमारा जो हमारा जो मौक़िफ़ है ये बहुत क्लियर है और ये समझ आ जाना चाहिए सबको। अच्छा दानियल भाई, हम आपको यूथ में बड़ा एक्टिव भी देखते हैं। एक कॉल पे लड़के यंगस्ट निकलते हैं। अब होने क्या जा रहा है, अगर इन्होंने कर दिया है, जैसे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जैसे उनकी स्टेटमेंट है, उनके बयानात हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है? अनिल साहब, जहाँ तक पेशावर की यूथ की बात है, बहुत एक्टिव और खुदावंद का शुक्र है, बहुत गैरतमंद मसीह हैं। मसीह के नाम की और मसीह के नाम के जो इदारे चल रहे हैं उनके नाम की वो गैरत रखते हैं और खुदावंद का बड़ा शुक्र है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी एक कॉल पे, एक मैसेज पे वो पहुँचते हैं। जहाँ कहीं भी मैं कहूँ वो आते हैं। एहतजाज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो पहुँचते हैं। और जहाँ तक बात है अगले लाए अमल की, तो डॉक्टर साहब को भी मैंने कहा था और आपके सामने, आप मेरे घर पे बैठे हुए थे जब हमने हमफ्री सरफराज पीटर साहब को क्लियर बात है। सीना ठोक के ये बात की थी कि जी ये इदारे हमारे हैं, हम मालिक हैं। ये इदारे, ये प्रॉपर्टीज़, ये चर्चेज़, ये हमारी रेड लाइन है। जो हमारी रेड लाइन क्रॉस करेगा उसके साथ फिर वो इंग्लिश में कहते हैं ना, वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। तो उसके साथ फिर उसी हिसाब से हम लोग निपटेंगे। हमें कोर्ट जाना पड़ा, हम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे। हमें सड़कों पे आना पड़ा, हम सड़कों पे भी आएंगे। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे। हमें धरने देने पड़े, हम धरने भी देंगे। यहाँ तक कि हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। कौम के लिए कोई ख़ास पैगाम रेकमेंड? कौम के लिए एक बहुत ख़ास पैगाम है मेरे पास। कौम को ज़रूरत है इस टाइम पे यूनाइट होने की, क्योंकि ये एक हवा चली हुई है, ये एक माफिया जो है ये सरगर्म है पूरे पाकिस्तान में। आप आए रोज़ देखते होंगे, कभी कराची की प्रॉपर्टीज़ को लेके इश्यूज़ हैं, कभी सियालकोट डायसिस के आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, और इसी तरह पेशावर डायसिस बीच के भी चल रहे हैं, कोयटा में भी चल रहे हैं, पंजाब के बेशतर इलाकों में प्रॉपर्टीज़ को, स्पेशली मिशनरी क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ को लेके बहुत सारा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इसके लिए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो इदारे हैं, ये हमें विरासत में मिले हैं, जो हमारे बड़ों ने हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, और अब ये हमारे पास अमानत है जो हम लोगों ने अपनी आने वाली नस्लों को ट्रांसफ़र करनी है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। ये हम लोग पाकिस्तान में अगर रह रहे हैं तो हमारी ये आइडेंटिफिकेशन हमसे ना छीनी जाए। हमारे जो अपने ही बाहर वालों के साथ मिल के हमारे साथ जो ये एक घिनौना खेल खेल रहे हैं, इनको मैं ख़ास तौर पे वार्न करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएं। ये ना हो कि फिर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएं और फिर आप लोगों को भागने का रास्ता भी ना मिले। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने दानियाल जमशेद का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर ही सुन लिया है कि जो चर्च प्रॉपर्टी है ये हमारी रेड लाइन है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल फ्रांसिस।